चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हिमांशु, जिस तरीके से एनएचएम कर्मचारियों ने यहाँ पर सचिवालय कूच किया, लंबे समय से इनकी कई मांगे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का, और दूसरी तरफ आगे की क्या रणनीति तैयार की गई है? जी बिल्कुल रवि, एनएचएम कर्मचारियों ने आज सचिवालय कूच किया है और लंबे समय से, क्योंकि लगभग 20 सालों से एनएचएम कर्मचारी जो है वो संविदा व्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि एनएचएम कर्मचारियों की जो है बहाल किया जाए। एनएचएम कर्मचारियों को स्थायी सेवा दी जाए। इसी के साथ ही जो वेतन में असमानता है उसको दूर किया जाए, क्योंकि एक ही विभाग में एक को अधिक वेतन मिलता है, ये दूसरे को कम, इस असमानता को दूर किया जाए। एनएचएम कर्मचारियों की ये मांग है कि नियमितीकरण किया जाए और लंबे समय से क्योंकि ये मांग थी और आज उसी के एवज में सचिवालय कूच एनएचएम कर्मचारियों ने किया है, क्योंकि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था में एक मुख्य जिम्मेदारी एनएचएम कर्मचारी निभाते हैं। तो ये मांग कहीं न कहीं एनएचएम कर्मचारियों की है, जल्द से जल्द एनएचएम कर्मचारियों को जो है बहाल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की जंग छिड़ी गई है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को केदारनाथ से आशा नौटियाल प्रत्याशी हैं और सीएम धामी ने आशा नौटियाल के पक्ष में जनसभा की है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ये जनसभा है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पक्ष में जनसभा को कर रहे हैं। यहां पर आशा नौटियाल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी इस उपचुनाव में घोषित किया है। तो आशा नौटियाल पर इस वक्त विश्वास यहां पर जताया गया है। हालांकि भाजपा से कई इस वक्त उपचुनाव की दावेदारी की रेस में थे, लेकिन हाईकमान ने मंथन के बाद आशा नौटियाल को यहां पर अपना प्रत्याशी फाइनल किया है। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में केदारनाथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस जनसभा में मौजूद है। जो स्थानीय लोग थे उनको बाहर निकालने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की सहायता यहाँ के घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, वहां के व्यापारी, उन सबके संरक्षण के लिए काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहता हूं। ऊखीमठ की जो पेयजल वर्षों पेयजल योजना, जो ऊखीमठ पिल्ला पानी पेयजल योजना की पुनर्गठन के लिए जो आपने वित्तीय सहायता दिलाई, मुझे याद है महोदय, मैं यही ऊखीमठ में निवास करता हूं और हमारे इस पूरे ऊखीमठ नगर को और तमाम गांवों में जो व्यापक पेयजल संकट हमको। चलिए आगे बढ़ेंगे। सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय की तरफ से आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के अंदर जीरो टॉलरेंस की दिशा सरकार काम कर रही है, जिसको सशक्त करने में सतर्कता विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। विभाग की कार्यप्रणाली को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, इस दिशा में भी काम किए जा रहे हैं। एक मिनट। देखिए, ये इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता करेंगे। ऋतु प्रवासी पर्यटन ग्राम माणामणि भद्रपुर में भीम पुल के पास मां सरस्वती के मंदिर के भव्य निर्माण के बाद इसी पौराणिक स्वर्गारोहिणी मार्ग पर 5 भाई पांडवों की बेहतरीन नक्काशी युक्त मूर्तियों की स्थापना की गई है, जो माणा भीम पुल सरस्वती मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। वसुंधरा स्वर्गारोहिणी मार्ग पर स्थापित 5 भाई पांडवों की द्रौपदी और एक श्वान के साथ लगी कुल 7 मूर्तियां बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के पश्चात माणा भीमपुल, व्यास गुफा, सत्यपथ, सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी, वसुधारा पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष आध्यात्मिक शांति की अनुभूति प्रदान कर रही है।
इनकी एक झलक देखने से ही द्वापर युग में पांडवों द्वारा महाभारत के युद्ध के बाद इसी मार्ग से स्वर्गारोहिणी यात्रा करने का वृतांत जहन में आ रहा है। चमोली के गोपेश्वर स्टेडियम में टेबल टेनिस खेल हॉल में जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से आयोजित वार्षिक टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। साल 2024 में ज्योतिर्मठ के टीटी खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार रहा। टीटी प्रतियोगिता के सभी वर्गों में जोशीमठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर अधिकतर मेडलों को अपने नाम किया है। वहीं गोपेश्वर में अपना दमखम दिखाने के बाद अब टेबल टेनिस टीम वापस जोशीमठ पहुंच गई है, जो अब राज्य स्तरीय टीटी में जिले का नाम रोशन करेंगी। उधर जसपुर में आगामी दीपावली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है, लेकिन प्रशासन के आगे प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी चुनौती सामने आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जसपुर की लकड़ी मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी के रूप में पहचानी जाती है और इस लकड़ी मंडी में हल्की सी भी आगजनी पूरे प्रदेश को दहला सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए जसपुर पुलिस ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। बता दें कि पुलिस की ओर से जसपुर कोतवाली परिसर में व्यापारी और समाजसेवी लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। पुलिस की ओर से संबंधित अधिकारियों को शहर में लाइट की व्यवस्था, पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने की एक रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी दिवाली का त्यौहार है और लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लिए और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ हमने बुलाया, उनसे पुरानी समस्या सुनी भी कि यहाँ क्या मेन समस्या है। तो उन्होंने बताया भाई एक तो लाइट, ये सब बताया जहाँ जहाँ लाइट ख़राब है, पोल में लाइट नहीं है वो देख लेंगे, और जहाँ बाज़ार में जो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्यौहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा जो है इन्होंने कहा जहाँ पटाखे की दुकान लगेंगी वो हमारे परमानेंट 3 दिन वहाँ हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी रहेगी। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस ने मनोज रावत को उम्मीदवार बनाया। पार्टी का दावा है कि बीजेपी सरकार के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है, लिहाजा बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ में भी कांग्रेस की जीत होगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से अब उपचुनाव की तैयारी भी है, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की और क्या मान रहे हैं, पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस? देखिए, कल भी हमारी एक बैठक हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की समन्वय समिति की बैठक कल हुई है, जिसमें हमारे सहप्रभारी और समन्वय समिति के सभी सीनियर लीडर्स और हमारे सहयोगी सभी मौजूद रहे। व्यापक चर्चा हुई है, कल विमर्श हुआ है और सुझाव भी हमारे साथियों द्वारा दिए गए हैं। उन सुझावों को भी शामिल किया गया है। एक व्यापक चर्चा के बाद रणनीति बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सत्ता बल है, जिस तरह से पिछले चुनाव में लगातार इन्होंने धन बल का इस्तेमाल किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और जनता को जिस तरह से झूठे वायदे किए हैं, तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। और हमारा मानना है कि सरकार डरी हुई है और केदारनाथ में भी माहौल भाजपा के पक्ष में नहीं है। चाहे इन्होंने सेक्टर वाइज अपने माननीय मंत्रीगणों को जिम्मेदारी भी दी है, लेकिन जिस तरह से वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों में उनका कोई हल नहीं हुआ है, नाराजगी है
और वहाँ का जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, होटल व्यवसायी हैं, तमाम लोगों को एक जीविका का एक साधन बाबा केदारनाथ से प्राप्त होता था। आवाजाही बहुत ज़्यादा होती थी, पर्यटक पूरे देश से आते थे, लेकिन इस तरह से इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को लागू किया, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, एक भ्रांति की स्थिति पैदा हुई और कारोबार कामकाज पूरा ठप सा हो गया है। आपदा से केदारनाथ करा रहा है, गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग के हालात आज भी बद से बदतर हैं और कमोबेश स्थिति यही दिखाई देती है। विकास थमसा गया है, विकास। और हमने कहा था कि गौरीकुंड से सोनप्रयाग मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, वैकल्पिक मार्ग के जरिए यात्रियों को सुरक्षित निकालना चाहिए और हमने सुझाव भी दिए थे, लेकिन सरकार ने वो दिशा में कोई पहल भी नहीं की और सब कुछ उन्होंने वहीं के लोगों के हाथों में छोड़ दिया गया। तो ये मुद्दे हैं, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। अब घोषणाएं अभी हुई हैं, लेकिन काफ़ी घोषणाएं की गई हैं प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन केदारनाथ की महान जनता उन घोषणाओं पर विश्वास नहीं कर रही है। राज्य के मुद्दे भी हैं, पलायन है, बेरोजगारी है और आर्थिकी कमज़ोर हुई है। जिस तरह से कानूनी व्यवस्था पंगु हो चुकी है, डर भय का माहौल है। केदारनाथ धाम तो हमारा एक पवित्र धाम है, हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष देश से विदेश से आते हैं। उनके अस्मिता को भी इन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता जनार्दन के बीच में जाएगी और हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। और जिस तरह से बद्रीनाथ में और मंगलोर में वहाँ की आवाम ने, वहाँ की महान जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, भरोसा जताया है, उसी तरह बाबा केदारनाथ की पवित्र धरती पर भी हमें आशीर्वाद मिलेगा और एक बड़ी जीत होगी हमारी। सर, हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, ऐसे में चाहे बद्रीनाथ की सीट हो या फिर कह सकते हैं अयोध्या की सीट हो या फिर जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि माता वैष्णो देवी वाली सीट हो, वहाँ पर कांग्रेस का राज रहा एक तरफा। तो क्या माने, क्या धामों को टारगेट भी कर रहे हैं कि इन धामों पर तो कांग्रेस की ही जीते हो? देखिए, मैंने कहा ना कि कई मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, आर्थिकी कमज़ोर होती जा रही है, विकास थमसा गया है, विकास का एजेंडा भाजपा का कभी रहा ही नहीं है और जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, सामाजिक समरसता की बात की है, सर्वधर्म समभाव की बात की है और कभी धर्म की राजनीति नहीं की है। और जनता, नौजवान चाहता है रोजगार। पलायन पिछले वर्षों में हजारों घरों में पलायन हो चुका है, हजारों घरों में ताले पड़ चुके हैं, ये वीरानी सी दिखाई दे रही है। और इसकी वजह क्या है, कभी जानने की कोशिश नहीं की। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है और एकीकरण के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो तमाम विषय है हमारे सामने। इन मुद्दों को से जनता का सवाल भाजपा सरकार से मांगना चाहती है, क्योंकि लगातार उपेक्षाएं हुई हैं। इस दौर में जब चुनाव की घोषणा होने से पहले
सरकार ने विकास की झड़ी से लगा दी है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। और चुनाव के बाद वो वायदे जो सब गायब हो जाएंगे, मुद्दे गायब हो जाएंगे, लेकिन हमारे मुद्दे आज भी हैं और भविष्य में हमारे मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। सर, निकाय चुनाव भी लगातार पीछे हटते जा रहे हैं, ऐसा देखने में भी आ रहा है। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे सर? क्योंकि 1 साल का लगभग वक्त होने को जा रहा है और अभी तक निकाय चुनाव नहीं हो पाए, प्रशासक ही तैनात है। और देखिए, अब स्थानीय निकाय के चुनाव आखिरकार सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? डरी हुई है सरकार, चुनाव से बचना चाहती है, लेकिन आखिर कब तक? माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी सरकार इन प्रकारेण इस चुनाव को टालना चाहती है, लेकिन आखिर कब तक? हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कल भी हमने अपने ऑब्जर्वर्स पर्यवेक्षक जनपदवार भेजने का काम हमने किया है। पूरा फीडबैक लेंगे, स्थानीय जो हमारे साथी सहयोगी हैं, जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहाँ की जनता की क्या आवाज़ है, उन मुद्दों पर विस्तृत रूप से हमारे ऑब्जर्वर जाकर सब लोगों से मिलकर एक रूपरेखा तैयार करेंगे। और अभी यह भी तय नहीं है कि सीट का क्या स्वरूप होगा, लेकिन उस विषय में भी हम लोग अपने जो हमारे पर्यवेक्षक हैं उनको कहा गया है कि आप स्वरूप चाहे कोई भी हो, हमारे उम्मीदवार अलग अलग वर्ग के जिस समुदाय से हैं, जो सीट होगी उसी आधार पर आप उनके नाम भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मुख रखें, जिससे कि चुनाव के दौरान सहूलियत हो और हम अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकें। जी सर, भू कानून को लेकर लगातार रार छिड़ी रहती है उत्तराखंड में, क्या माने? क्योंकि लगातार सरकारें तो कहती हैं कि हम सख्त भू कानून लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे अभी इसका पता नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? भू कानून कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए? क्योंकि सरकार पर दबाव है और जनमानस का दबाव है, और जिस तरह से ऋषिकेश में एक जन सैलाब सशक्त भू कानून के लिए सड़कों पर उतरा है, और भू कानून से पहले मूल निवास पर चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। हिमाचल तो पहले ही बन चुका था। तो 3 राज्यों में से अलग, पूरे देश में अलग कानून है मूल निवास का, और उत्तराखंड में अलग ही हमने परिभाषा गढ़ी है। तो सशक्त भू कानून से पहले मूल निवास पर सरकार क्या क्या दृष्टिकोण है, क्या एक इसको डिसाइड करेगी, बताएगी जनता को, ये सवाल हैं। लेकिन हम जिस तरह से यहाँ की जल, जंगल, ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो जल, जंगल, ज़मीन है, पहले उत्तराखंड के निवासियों का, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनका पहला हक होना चाहिए। हक तभी होगा जब मूल निवास की परिभाषा स्पष्ट होगी। आज नदियाँ बेच दी गई हैं, जंगल बेच दिए हैं, ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, औने पौने दामों में ज़मीन बेची जा रही हैं, और लैंड यूज तक चेंज कर दिए गए हैं। तो सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, पूरा पिछले वर्षों में कितनी ज़मीन किन को आवंटित की गई, वो ज़मीन का स्वरूप क्या था, और उस स्वरूप को बदल के क्या वहाँ पर बनाया गया है, किन लोगों को निःशुल्क और सस्ती कीमतों पर लीज पर ज़मीनें दी गई हैं। कल भी एक प्रेस में भी हमने इस बात को रखा है। तो नियत साफ नहीं है, और कोई ये सशक्त भू कानून के लिए जो कमेटी का गठन किया था 2022 में, आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। उस रिपोर्ट का आखिर क्या असर होगा और सशक्त भू कानून कब आएगा, ये बहुत बड़ा हम लोग सवाल करना चाहते हैं। और जनता जब सड़कों पर उतर रही है, जनमानस जब एकजुट हो जाता है, फिर कोई ताकत, कितनी बड़ी सरकार हो, ताकत हो, वो जनता के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ेगा। इस बात के संकेत अब दिखाई दे रहे हैं।
सर एक सवाल मेरा ये है कि कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है उत्तराखंड की, और पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 पर पहुंच गया है उत्तराखंड भी, जहां पर आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, महिला अपराध बढ़े हैं। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं सर, क्या कहें? देखिए, लगातार हमने विधानसभा सत्र में ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, अपराधों का लगातार ग्राफ बढ़ना, महिलाओं के साथ जाति जुल्म होना, इस पर हमने लगातार नियमों के तहत पिछले गैरसैंण सत्र में भी हमने चर्चा की, और हमने उन तमाम जो लेखा जोखा भी जो सरकार के जो गृह विभाग के आंकड़े हैं उसका हमने उल्लेख किया। हमने कहा कि ये आंकड़े हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये आंकड़े गृह विभाग के द्वारा हमें दिए गए हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सरकार उन सवालों से बचना चाहती है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह पंगु हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, और अपराधी बेखौफ है, बेलगाम हैं। डर और भय के साए में यहाँ की आम आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ की माँ बहनें, हमारे सभी लोग डर के साए में जी रहे हैं, और देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि है, और इस तरह से यहाँ पर अपराधों का ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है। निस्संदेह यह शर्मनाक भी है, और राज्य सरकार को निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार, राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।